Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course and today I'm going to start with unit number 7 Poverty and Unemployment. तो आप हेडिंग डाल लीजिए यूनिट नंबर 7 लेक्चर नंबर 1 पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस यूनिट को अनएम्प्लॉयमेंट से एंड इस यूनिट को राउंड अप करेंगे हम पॉवर्टी के साथ। ठीक है, तो अभी तक आपने 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं भाई। आपको सारी यूनिट समझ में आई हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, उनको एक प्रॉपर रिवीजन कीजिएगा, सबको कंसोलिडेट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा और कंसोलिडेट होते ही आपके सारे जो कनेक्टिविटी है वो डेवलप होने लगेगी। आपके करंट अफेयर्स जितने भी हैं वो सब कुछ आपको समझ में भी आने लगेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो, आप तुरंत कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब जो होगा अप्रोप्रिएट जवाब मैं उसका दे दूंगा। तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू करना है इस यूनिट को। ठीक है भाई, समझते हैं। पहला एक हेडिंग डालिए, एम्प्लॉयमेंट क्या है, रोजगार क्या है। इंगेजमेंट इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, शॉर्ट में लिखिए एम्प्लॉयमेंट के आगे लिखिए इंगेजमेंट इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज करना उसे हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, रोजगार बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ये समझना पड़ेगा भाई। समझते हैं इस चीज को। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? कोई ऐसी एक्टिविटी दैट एक्टिविटी which creates value। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे वैल्यू क्रिएट हो एंड दैट वैल्यू कैन बी मेजर्ड ऑल्सो एंड दिस वैल्यू कैन बी मेजर्ड। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो वैल्यू क्रिएट करे एंड उस वैल्यू को हम मेजर कर सकें, ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि ये चीज आप समझ गए। ठीक है, यहां तक ठीक है। इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपने घर में आपको चाय बनाना है, चाय बनाकर पीनी है, तो आप दुकान से चाय की पत्ती लेकर आए। चाय की पत्ती लेकर आने के बाद उसमें आपने भगोना चढ़ाया, भगोने में आपने चाय की पत्ती डाला, पानी डाला, उसमें दूध डाला, अदरक डाला, इलायची डाला है ना। उसके बाद आपने खूब बेहतरीन सी चाय बना ली। चाय बनाने के बाद उसको आपने 3 कप, लेट से 3 कप चाय बना ली अपने मम्मी पापा के लिए और अपने लिए। आप 3 लोग हैं फैमिली में, मान लेते हैं अभी, और आपने 3 कप चाय बना ली और आपने चाय खुद कंज्यूम कर ली, तीनों लोगों ने खुद कंज्यूम कर ली। तो क्या ये जो आपने एक्टिविटी की है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये जो एक्टिविटी आपने की है क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आंसर क्या होगा? नहीं, नो, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यही काम अगर लेट से आपने चाय की पत्ती लाकर आपने बाहर एक स्टॉल लगाया है, स्टॉल लगाने के बाद आपने चाय की पत्ती लाकर चाय बनाई और लेट से आपने 3 कप चाय बनाई और हर एक कप की चाय की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है। तो आप 10 रुपए, एक कप की वैल्यू आपकी है क्या है? 10 रुपए है और 10 रुपए की आप चाय बेच रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो चाय बनाई है, ये जो एक्टिविटी इस बार आपने की है, सेम एक्टिविटी, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आप ये 10 रुपए का एक कप जो है वो चाय बेच रहे हो मार्केट में। अगर बेच रहे हो उससे एक कप की वैल्यू क्रिएट हो रही है। वो वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की वैल्यू क्रिएट हो रही है। यानी अगर मैं टोटल देखूं तो 30 रुपए की वैल्यू क्रिएट हो गई और इस वैल्यू को मैं मेजर कर पा रहा हूं। कैसे मेजर कर पा रहा हूं? एक कप की वैल्यू है 10 रुपए, एक प्याली चाय 10 रुपए की है। तो मैंने मेजर भी कर लिया, एक प्याली चाय की कीमत 10 रुपए है और वैल्यू भी जनरेट कर ली, 30 रुपए की वैल्यू मैंने जनरेट कर ली क्योंकि मैंने 3 कप चाय बनाई। नाउ दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आई होप कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ पा रहे हैं। ऐसी एक्टिविटी जो वैल्यू क्रिएट करे एंड दैट वैल्यू कैन बी आल्सो मेजर्ड, उसको हम नाप भी सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एंगेजमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज करना, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहां तक समझ गए आप? चलिए भाई, दूसरा आप समझिए टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट। लिखिए पहले, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क and are able to work, ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिखा है, who are willing to work and are able to work get work for a specified time period and get wages according to the skill and get wages according to the skill। तो full employment में लिखिए all those who are willing to work and are able to work get work for a specified time period and get wages according to the skill। इसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए समझिए इस चीज को। अगर मैं आपसे कहूं कि डिमांड क्या है, समझते हैं इस चीज को, एग्जांपल समझ लेते हैं। डिमांड क्या है? लेट से आप आईफोन की डिमांड कर रहे हैं। आईफोन की जब आप डिमांड कर रहे हैं तो उसको डिमांड कब कहा जाएगा, ये समझने वाली बात है। देखिए आईफोन की आप डिमांड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? पहली बात है, आप आईफोन की डिमांड कब करेंगे? आपको आईफोन चाहिए
तो आईफोन आप विलिंग टू परचेज हैं, यानी आप खरीदना चाहते हैं, यू आर विलिंग टू परचेज आईफोन, ठीक है, आप खरीदना चाहते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज, यानी ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में 10 रुपए हैं और आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, ऐसे तो बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, तब तो डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, आईफोन की डिमांड तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो डिमांड नहीं हम कैलकुलेट करते हैं। डिमांड किसे हम कहते हैं? डिमांड जब हम उसे कहते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट की बात करें, आईफोन की बात कर रहे हैं, तो जो भी उसकी डिमांड कर रहा है तो उसकी दो शर्तें हैं, दैट पर्सन इज विलिंग टू परचेज एंड दैट पर्सन हैज द एबिलिटी टू परचेज, वो खरीदने की क्षमता भी रखता है। तो अगर फिर वो खरीद लेता है, इसका मतलब क्या है, फिर वो अगर डिमांड करता है तो उसको हम डिमांड कहते हैं। तो अगर जिसकी परचेज करने की विलिंगनेस भी हो और क्षमता भी हो, तब वो चीज की डिमांड कर रहा है, तो उसको हम डिमांड में काउंट करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो दिस पर्सन इज विलिंग टू वर्क, यहां पर जो आदमी है दैट इज विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहता है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट ही इज एबल टू वर्क, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ काम करना चाहता है, उसके पास काम करने की एबिलिटी भी है। और साथ में अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्या कंडीशन? कि अगर वो विलिंग टू वर्क है एंड ही इज एबल टू वर्क, वो काम कर सकता है, तो अगर ही गेट वर्क्स फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको जॉब मिल जाए और उसके इस काम के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है, उस स्किल के हिसाब से उसको वेजेस भी मिल जाएं, अप्रोप्रिएट वेजेस भी मिल जाएं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए समझिए इस चीज को भाई, आपने आईफोन की डिमांड की तो आपके पास विलिंगनेस है परचेज करने की, आपके पास एबिलिटी है उसको परचेज करने की, और आप परचेज भी कर लिया आपने, ठीक है। तो यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? आपके पास विलिंगनेस है काम करने की, आपके पास एबिलिटी भी है काम करने की, और आपको काम मिला भी। किसके लिए? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आपको काम मिल गया, और उस काम के लिए जो पैसे हैं, जो स्किल रिक्वायर्ड है, उस स्किल के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट वेजेस भी दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये डिफिकल्ट नहीं है टर्म, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट आपने लिख लिया, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर एबल टू वर्क एंड गेट वर्क फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड गेट वेजेस अकॉर्डिंग टू द स्किल। तो जो स्किल रिक्वायर्ड है वहां पर, उस स्किल के अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिला, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। आप समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? लिखिए भाई, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट समझते हैं, ऑल दोज हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क, एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क यानी विलिंग टू वर्क हैं, वो काम करना चाहते हैं, एंड दे डिड नॉट गेट एनी वर्क, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मैं इसको समझाता हूं, इसको और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, और बेहतर तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा भाई, अब यहां पर दो तरीके की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, समझिएगा इस चीज की। अच्छा एक बात समझिए कि यहां पर क्या है कि यू आर सर्चिंग फॉर वर्क, दैट मीन्स कि यू आर विलिंग टू वर्क। सर्चिंग फॉर वर्क इसका मतलब है कि आप जो है काम करना चाहते हैं, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू वर्क, यानी आपके पास कैपेसिटी है काम करने की, यू आर एबल टू वर्क, ठीक है। यहां पर दो चीज समझ गए आप, यू आर सर्चिंग फॉर वर्क एंड यू आर एबल टू वर्क। अब समझिए इस चीज को, लेट से कोई एक जॉब है, एक्स जॉब है, जिसमें 30,000 जो है वो उसका सैलरी है, पेमेंट है, सैलरी है, पेमेंट है उसकी। अब आप सर्च कर रहे हैं वर्क के लिए, और आप काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि ये 30,000 रुपए की जॉब है, ये 30,000 की जॉब मैं नहीं करना चाहता हूं, ये जो मेरे पास स्किल है, इस स्किल के लिए यहां पर 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं, मुझे इस स्किल के लेट से आपको 1 लाख रुपीज चाहिए, तो क्या होगा? आप वो जॉब नहीं लोगे, यानी वो वॉलंटरी आप जॉब नहीं लोगे, आप जानबूझकर अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो जॉब आप नहीं लोगे, तो वो वॉलंटरी है। तो आपने, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो किस वजह से हैं? किस वजह से हैं कि जॉब तो थी, उस स्किल के लिए आपको 30,000 रुपए दिए जा रहे थे, पर आपको और ज्यादा पैसा चाहिए था, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयड क्या हो सकता है आपके पास? अनएम्प्लॉयड जो हो, आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक वॉलंटरी हो सकता है, एक इनवॉलंटरी हो सकता है। वॉलंटरी का मतलब तो पहला यही है कि अच्छा आप घर में बैठे हैं, आप काम सर्च ही नहीं कर रहे हो, अगर आप काम सर्च कर रहे हो
तब आपको एक तो पहली बार कैटेगरी में लाया जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, यू आर सर्चिंग फॉर वर्क एंड यू आर एबल टू वर्क, आप कर भी सकते हो, लेकिन आपको जो सैलरी चाहिए, जो पेमेंट चाहिए, जॉब तो है पर जो जॉब्स हैं वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं है, आपको और ज्यादा सैलरी चाहिए थी, इसलिए आपने वो जॉब नहीं ली और आपने अनएम्प्लॉयड रहना प्रेफर किया। दैट मीन्स कि आप कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं। आप कैसे हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर जब भी हम बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ये इनवॉलंटरी क्या है भाई, इनवॉलंटरी का मतलब ये हुआ कि यू आर सर्चिंग फॉर वर्क, सर्चिंग फॉर वर्क, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में भी छप जाए। यू आर सर्चिंग फॉर वर्क एंड यू आर एबल टू वर्क, and you are able to work but you are not getting work, you are not getting work। तो जो प्रिवेलिंग वेजेस हैं, लेट्स से वो जो एक्स की जॉब थी, वो एक्स जॉब जो थी वो 30,000 में थी, वो 30,000 में आप काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसी कोई जॉब ही नहीं है, सो यू आर नॉट गेटिंग वर्क। इसका मतलब ये है कि जॉब तो है ही नहीं, इसलिए आप जॉब नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि 30,000 में आपको काम नहीं करना था, आपको अगर वो जॉब मिल जाती, यानी अगर प्रिवेलिंग वेजेस पे, जो भी वेजेस होते हैं उन प्रिवेलिंग वेजेस पे अगर कोई जॉब होती तो जॉब आप तुरंत ले लेते, लेकिन क्योंकि जॉब क्रिएशन ही नहीं है, जो काम आपके हाथ में ही नहीं है, वो जॉब है ही नहीं, तो आप जॉब करोगे कैसे। तो अगर जॉब होती तो आपको जॉब मिल जाती, लेकिन जॉब है ही नहीं क्योंकि जॉब क्रिएटेड ही नहीं है इतनी। इसकी वजह से क्या है, अगर जॉब क्रिएशन नहीं है, वो फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है, उनकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो, यानी आप इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हो। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार नहीं, क्योंकि मार्केट में जॉब ही नहीं है, इस वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो। तो दैट मीन्स कि आप अनएम्प्लॉयड कैसे हो, इनवॉलंटरी हो। यू आर सर्चिंग फॉर वर्क, यू आर एबल टू वर्क बट यू आर नॉट गेटिंग वर्क because there are not enough jobs in the market, there are not enough jobs in the economy। समझे इस चीज को। तो अनएम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं, वॉलंटरी भी हो सकता है, इनवॉलंटरी भी हो सकता है। तो हम यहां पर बात करेंगे इनवॉलंटरी। ये नहीं कि हमको 1 लाख की सैलरी चाहिए, वो नहीं मिल रही है इसलिए हम काम नहीं ले रहे हैं। काम है, लेकिन उस काम पर आप काम करना भी चाहते हो, लेकिन वो काम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी उसको किसी ने फिलअप कर लिया है, तो वो जॉब है ही नहीं। अगर जॉब है ही नहीं तो आपको काम कैसे मिलेगा। दैट मीन्स कि आप इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हो। आई होप कि मैंने इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। सो ऑल दोज हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क एंड दे डिड नॉट गेट एनी वर्क ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, जॉब ही नहीं है इकोनॉमी में इतनी ताकि आपको जॉब मिल सके, ऐसे इस चीज को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, समझे इस चीज को। तो यहां पर हम हमेशा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने इन्फ्लेशन के बहुत टाइप्स पढ़े थे, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट के हमें टाइप समझने हैं। साइक्लिकल होता है, फ्रिक्शनल होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इसे बोलते हैं हम। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। समझते हैं 1 by 1 करके। तो शुरुआत करते हैं, ये आप पूरा बना लीजिए, ऐसे के ऐसे ही बना लीजिए। इससे क्या होता है, एक जगह पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। समझते हैं भाई, हाँ समझते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए, हमेशा इकोनॉमी में एक साइकिल होता है, कभी बूम का पीरियड होता है, उसके बाद बस्ट का पीरियड होता है, यानी रिसेशन का पीरियड होता है, स्लो डाउन का पीरियड होता है। तो एक समय पर इकोनॉमी बूम करती है, उसके बाद इकोनॉमी नीचे आती है, फिर वो नीचे चली जाती है, फिर उसके बाद ऊपर आती है, फिर उसके बाद नीचे चली जाती है। तो इकोनॉमी में इस तरह का फ्लो होता है। तो एक समय पर पीरियड बूम का होता है, उसके बाद एक समय का स्लो डाउन का पीरियड होता है, रिसेशन का पीरियड होता है, उसके बाद फिर से बूम का पीरियड आता है। समझे इस चीज को। तो जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, रिसेशन होगा, तो क्या होगा, लेस जॉब क्रिएशन होगा। समझ रहे हैं इस चीज को, कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज को। अगर लेस जॉब क्रिएशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। इस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं, क्योंकि ये साइक्लिकल नेचर का है कि भाई बूम के पीरियड में आपको खूब ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जैसे बस्ट का पीरियड आएगा उस समय अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं भाई, साइक्लिकल
अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। बूम का पीरियड होगा, बस्ट का पीरियड होगा, फिर बूम का पीरियड होगा, फिर बस्ट का पीरियड होगा। तो जब भी बस्ट का पीरियड होगा यानी स्लो डाउन होगा, रिसेशन होगा, तो जॉब क्रिएशन लेस होगा, क्योंकि ग्रोथ कम होगी तो जॉब क्रिएशन लेस होगा। जॉब क्रिएटेड अगर कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको समझाऊं। स्लो डाउन की वजह से जॉब क्रिएशन कब कम, समझिए इस चीज को भाई, कनेक्ट करिए इस चीज को। जीडीपी क्या था एक्सपेंडिचर मेथड से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अगर इकोनॉमी का स्लो डाउन हो रहा है यानी जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, दैट मींस क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बाय फर्म जो होगा वो कम हो जाएगा, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड्स कम हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी। ऐसा समझ सकते हैं आप। उसकी वजह से जीडीपी जो होगा एक्सपेंडिचर मेथड से वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी यानी जीडीपी क्या है? स्लो डाउन में हम जा रहे हैं, रिसेशन में भी जा सकते हैं। उससे क्या होगा? जब इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स कम होगा, दैट मींस कि जो इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स है वो कम है, दैट मींस कि इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सपैंड नहीं कर रही हैं। अगर एक्सपैंड नहीं करेंगे इंडस्ट्रीज तो जॉब क्रिएट नहीं करेंगी। जॉब क्रिएट कर नहीं करेंगी तो जॉब जब होंगी ही नहीं तो क्या होगा? आप विलिंग टू वर्क हैं, आप सर्च भी कर रहे हैं काम के लिए, लेकिन जॉब ही नहीं है इकोनॉमी में, तो क्या हुआ? आप अनएम्प्लॉयड हैं। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आई? कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो ये सोचा मैंने कि आप कनेक्ट कर लोगे, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, वैसे आपको ये कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने आपको 6 यूनिट समझा दी पूरी, और सारी जगह कनेक्शन का ही खेल था। बात समझ गए इतनी? बहुत अच्छी बात है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बूम बस्ट का पीरियड आता है, तो जब भी बस्ट का साइकिल आता है उस समय क्या होता है? जॉब क्रिएटेड जो होती है वो कम होती है, उसकी वजह से जॉब मिल नहीं पाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी की साइकिल की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको ये बात क्लियर है। दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है दूसरा? फ्रिक्शनल। कैसे भाई? आप किसी एक नौकरी में, जॉब में काम कर रहे थे, लेट से आप टीसीएस में काम कर रहे थे, ठीक है, आपने टीसीएस में जॉब छोड़ दी, वॉलंटरी आपने जॉब छोड़ दी, दूसरी जॉब करनी थी आपको, तो आपने लेट से 3 महीने तक जॉब दूसरी सर्च की और जाकर 3 महीनों के बाद आपको दूसरी जॉब मिल गई। लेट से टाटा में आपको दूसरी जॉब मिल गई, लेट से आपको दूसरी जॉब मिल गई, इन्फोसिस में आपको दूसरी जॉब मिल गई, इन्फोसिस में आपको दूसरी जॉब मिल गई। तो पहले टीसीएस में काम कर रहे थे आप, उसके बाद आपने वो जॉब छोड़ दी, उसके बाद 3 महीने बाद आपको इन्फोसिस में जॉब मिल गई। ये 3 महीने तक आप जो है आप विलिंग टू वर्क थे, आप सर्च भी कर रहे थे, लेकिन आपके पास काम नहीं था। यानी इस पीरियड में क्या थे? आप अनएम्प्लॉयड थे, यानी यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो ट्रांजिशनल पीरियड है, जो ट्रांजिशन टाइम है, एक जॉब को छोड़ने के बाद दूसरी जॉब पकड़ने तक, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आप सर्च भी कर रहे हैं जॉब के लिए, आप एबल भी हैं काम करने के लिए, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं भाई? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं, ये 3 वर्ड जो मैं बोलता रह रहा हूं, सर्चिंग फॉर वर्क, विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क। ये बोलने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये दिमाग में आपकी बात छप जाए। तो ऐसा आदमी जो सर्च ही नहीं करा जॉब के लिए, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा जॉब के लिए। जो सोच नहीं रहा उसकी बात हम नहीं कर रहे। जो सर्च कर रहा है जॉब के लिए और उसके पास क्षमता भी है वो जॉब करने की, उस तरह के हम चीजों को बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। यहां पर बारीकी को समझिएगा, कॉन्सेप्ट में बारीकी है यहां पर। तो फ्रिक्शनल क्या है भाई? एक जॉब आपने पकड़ी, उसको आपने छोड़ दिया, दूसरी जॉब को पाने के लिए उन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन टाइम था उसमें आप अनएम्प्लॉयड थे। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हमने बोला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तीसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर समझते हैं भाई। लेट से गोलू, मोलू, ढोलू, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, एक फार्मर की फैमिली है, उसमें 3 बच्चे हैं ये, ठीक है, और फार्मर है, फार्मर की वाइफ है, ठीक है, और ये तीनों बच्चे लेट से 18 ईयर्स के हैं, मान लेते हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, गोलू, मोलू, ढोलू। अच्छा, तो ये जो फार्मर की जो फैमिली है ये एक पीस ऑफ लैंड पर वर्क करती है। ये पीस ऑफ लैंड ये है, ठीक है, ये 5 लोग मिलकर इस लैंड पर काम करते हैं, और ये जो है यहाँ पर जो है लेट से राइस का जो है प्रोडक्शन करते हैं, राइस का प्रोडक्शन करते हैं। और राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो लेट से 100 जो है क्विंटल ये राइस प्रोड्यूस करते हैं 1 ईयर में। 1 ईयर में ये 5 लोग मिलकर 1 क्विंटल जो है वो राइस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एक दिन क्या हुआ, गोलू और मोलू जो हैं ये दोनों बाहर चले गए अर्बन एरियाज में,
ठीक है, मान लेते हैं, अभी मानने में क्या जा रहा है, ये तो गोलू मोलू काम नहीं करना चाहता है, आप ऐसा मान लो कि ये जो गोलू मोलू है ये फील्ड में वर्क करना बंद कर दिए। तो ये तीनों लोगों ने मिलकर भी क्या किया, यहां पर राइस का प्रोडक्शन किया, और इन तीनों लोगों ने भी मिलकर 100 क्विंटल जो है राइस का प्रोडक्शन कर लिया। दैट मीन्स कि गोलू मोलू के बिना भी राइस का 100 क्विंटल का प्रोडक्शन हो गया। जब ये 5 लोग मिलकर कर रहे थे तब भी 100 क्विंटल का प्रोडक्शन था, जब ये 3 लोग मिलकर भी कर रहे हैं तो भी 100 क्विंटल का प्रोडक्शन ये लोग कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये गोलू मोलू की जो प्रोडक्टिविटी थी ये 0 थी, तो गोलू मोलू की जो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी ये 0 थी। अगर ये हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है। तो ये वही बात हो गई, गोलू मोलू हैं तो पर उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये लोग यहां पर जब तक काम कर रहे थे तब तक तो ठीक है, तब तक भी इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था कि अगर ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जहां पर वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो, काम तो कर रहा है लेकिन अगर वो नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं भाई, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जहां पर वर्कर की प्रोडक्टिविटी 0 हो तो उसको भी हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। तो यहां पर बोल रहे हैं इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0 है। दे आर सर्चिंग फॉर वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर एबल टू वर्क, दे आर वर्किंग, पर उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, सो दे आर नॉट वर्किंग। इन अ सेंस दे आर नॉट वर्किंग। इफ दे आर नॉट वर्किंग and they are able to work and willing to work and they are searching for work, that means they are unemployed and किस तरह के unemployed हैं ये, disguised unemployed। किस तरह के unemployed हैं ये, disguised unemployed हैं। तो इस तरह के unemployment को बोलते हैं disguised unemployment। समझ गए इस चीज को, एग्जाम्पल समझाया गोलू मोलू ढोलू, ठीक है, याद रखिएगा इनको। तो अब समझते हैं अगला नेक्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई, जैसे एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल नेचर का है, मतलब कि एक टाइम पीरियड पर आपको काम होगा, दूसरे टाइम पीरियड पर आप एकदम वेले बैठे होंगे। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड पर आपके पास काम होगा, एग्रीकल्चर क्योंकि सीजनल नेचर का है तो एक समय पर आपको काम होगा, दूसरे समय पर आपको काम नहीं होगा। तो यहां पर लेट्स से यहां पर आपको काम नहीं है, अगर आपके पास काम नहीं है, यू आर विलिंग टू वर्क, यू आर सर्चिंग फॉर वर्क बट यू डोंट हैव वर्क, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल नेचर का है तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, पर आप सीजनली अनएम्प्लॉयड हैं, आप सीजनली अनएम्प्लॉयड हैं। दैट मीन्स कि इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो वर्क आप कर रहे हैं वो क्योंकि सीजनल नेचर का है तो उसकी वजह से आप एक टाइम पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इजी है, इजी है, बिल्कुल इजी है भाई। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट ये और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लिख लीजिए भाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट या इसी को हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और यहां पर मैंने हर जगह एक एक जो है वो कीवर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पर सीजनल में एग्रीकल्चर लिख दिया, डिसगाइज में मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 लिख दिया, यहां पर फ्रिक्शनल में मैंने ट्रांजिशन टाइम लिख दिया। तो इस तरह के आप कीवर्ड लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे वो चीज। ठीक है, तो ये डेलिबरेटली मैंने लिखा है इस चीज को। अंडर एम्प्लॉयमेंट समझते हैं, समझिए इस चीज को। लेट्स से मैंने बीटेक किया है, लेट्स से मैंने कंप्यूटर से किया है, तो कंप्यूटर साइंस से अगर किया है तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मेरे पास सारी स्किल है, लेकिन जब मैं मार्केट में जॉब ढूंढने गया तो मुझे जोमेटो वालों ने बुला लिया कि आओ तुम इधर आओ, तुम राइडर का काम करो। अब राइडर में जो मेरे पास स्किल थी वो स्किल का यूज नहीं था। राइडर में क्या यूज है, यानी मुझे जॉब तो मिली, आई वॉज सर्चिंग फॉर वर्क, आई वॉज विलिंग टू वर्क एंड आई एम एबल टू वर्क, बट जो भी मुझे काम मिला वो जो काम मिला मेरी स्किल से काफी नीचे था। जो स्किल मेरे पास है उससे काफी नीचे वाली स्किल मुझे मिली, उससे काफी नीचे वाला मुझे काम मिला। तो दैट मीन्स कि जॉब तो मिला लेकिन वो जॉब जो था वो मेरी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं था। दैट मीन्स कि मैं एम्प्लॉयड तो हूं, पर कैसा एम्प्लॉयड हूं मैं, अंडर एम्प्लॉयड हूं। इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, या इसी को हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ गए इस चीज को, समझे? तो आई वॉज सर्चिंग फॉर वर्क, आई वॉज विलिंग टू वर्क, पर मेरी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिला, मुझे उससे नीचे का वर्क मिल गया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बीटेक यहां पर लिखा है कीवर्ड और जोमेटो राइडर लिखा है यहां पर कीवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज
टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मैन रिप्लेस्ड विथ मशीन्स, मैन रिप्लेस्ड विथ मशीन। तो आप ऐसा समझिए कि जो काम पहले इंसान करते थे, मैन करते थे, वो काम मैन वीमेन जो पहले काम करती थी वो काम आज मशीन करने लगे। तो मैं जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी में आ जाता हूँ, मैन वीमेन जो भी हैं वो जो काम करती थी अब वो काम जो है मशीन करने लगे। तो वो जो मशीन जब वो काम करने लगेंगी तो इनको जो है छुट्टी दे दी जाएगी, इनको छोड़ दिया जाएगा कि भैया आप मत काम करो। तो जो जॉब थी वो मशीन ने ऑक्यूपाई कर ली और आप जो है अब आपके पास जॉब नहीं बची। जॉब इसलिए नहीं बची क्योंकि वो काम जो है मशीन ने ले लिया, लेकिन आप तो यू आर सर्चिंग फॉर वर्क, you are willing to work and you are able to work, but you don't have work because the work has been taken over by the machines, so you are basically unemployed। लेकिन यहां पर किस तरह के आप अनएम्प्लॉयड हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आपका काम छीना है, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मैं हर चीज को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। थोड़ा सा आराम से चलना है, पर आराम से चलने का मतलब यह है कि आपकी ये चीजें दिमाग में बैठ जाएं। तो ये क्या है भाई? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एक रिपोर्ट के बारे में हम जाने, फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट ऑफ 2018, ये दी गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया था कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2018 में कि बाय 2025 तक 75 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट, 75 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट। टेक्नोलॉजी की वजह से, मशीन्स की वजह से हम 75 मिलियन जॉब्स जो हैं वो लॉस कर देंगे। 75 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं? 7.5 करोड़ जॉब्स। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि 133 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड ऑल्सो। क्यों भाई? अब ये मशीन्स होंगी, इनकी रिपेयर के लिए, इनके नट बोल्ट के लिए, इनके सॉफ्टवेयर के लिए, इनके इन सब चीज़ों के लिए भी जॉब चाहिए होगी ना। तो ये जो मशीन्स होगी इनके रिपेयर के लिए, इनके पार्ट्स के लिए, इन सब के लिए जॉब क्रिएट भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मशीन की वजह से 75 मिलियन जॉब का लॉस तो होगा, लेकिन इसकी वजह से 133 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी होंगी। 133 मिलियन जॉब का मतलब यह है कि 13 करोड़ जॉब्स क्रिएट होगी, 13.3 करोड़ जॉब विल बी क्रिएटेड। लेकिन ये जॉब जो है ये स्किल मांगेगी। आप मशीन का रिपेयर करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर है उसको रिपेयर करेंगे, उसमें कोडिंग करेंगे, तो उसमें क्या है? आपको स्किल चाहिए होगी। तो ये जो जॉब क्रिएट होंगी दैट विल बी क्रिएट, जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो स्किल की रिक्वायरमेंट होगी इसको। अगर स्किल आपके पास नहीं होगी तो आप जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अगर आपको स्किल चाहिए तो आपकी रीस्किलिंग करनी पड़ेगी, यहां पर रीस्किलिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये जो रिपोर्ट आई फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट, इसने ये बात बताई कि 75 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट बट साइमल्टेनियसली 133 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड। लेकिन जो आपका लेबर है उस लेबर को रीस्किल करना पड़ेगा आपको बेसिकली। समझ गए इस चीज को? तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट समझ गए। तो अगर मेन की पावर जो है वो मशीन काम करने लगे तो मेन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट इज ओपन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए इसको बात समझते हैं। बात यह है कि लेट से ये है कंपनी, कोई इंडस्ट्री है ए, इसको एक पर्टिकुलर स्किल की जरूरत है, उस स्किल के लिए जॉब्स जो हैं यहां पर हैं, लेकिन जो हमारा लेबर फोर्स है उस लेबर फोर्स के पास इतना स्किल ही नहीं है जो स्किल रिक्वायर्ड है इंडस्ट्रीज में। तो लेबर जो है ही इज सर्चिंग फॉर वर्क, ही इज विलिंग टू वर्क, ही इज एबल टू वर्क, बट ही डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल टू वर्क। इसका मतलब क्या है कि इसके पास इनएफिशिएंट स्किल है, इसकी वजह से इसको जॉब नहीं मिली है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसके पास इनसफिशिएंट स्किल्स हैं, इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं ओपन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, ठीक है, सारे समझ में आ गए? एक साथ सारे समझ में आ गए? देख लीजिए भाई, साइक्लिकल क्या है? बूम बस्ट का पीरियड होगा, तो जब भी बस्ट का पीरियड होगा, स्लो डाउन का पीरियड होगा, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होगी तो जॉब क्रिएशन कम होगी, जॉब क्रिएटेड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे इसको। ठीक है। दूसरा था फ्रिक्शनल, यानी एक पीरियड, एक जॉब को आपने छोड़ा, दूसरी जॉब पकड़ ली, जो दोनों के बीच में टाइम पीरियड होगा जिसमें आप अनएम्प्लॉयड होंगे, तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो 5 लोग काम कर रहे थे वही काम 3 लोग कर रहे हैं तो सेम जो रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब कि जो 2 लोग हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 थी, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 थी, तो वो लोग जो थे वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे। इसका मतलब ये है कि वो काम करते हुए दिख तो रहे थे लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं थी,
तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हमने बोला डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर क्योंकि सीजनल नेचर का है तो एक टाइम पीरियड पे आप एम्प्लॉयड होंगे, दूसरे टाइम पीरियड पे आप अनएम्प्लॉयड होंगे, तो ये सीजनल कैरेक्टर था, इसलिए हम इसको बोले हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट था अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये था कि आपके पास जो स्किल है उससे नीचे का काम आप कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी स्किल ऊपर की है और आप काम नीचे का कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, दैट मीन्स कि आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए। ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल। इसका मतलब क्या है कि जो काम आप कर रहे थे उस काम को अब मशीन्स करने लगी, उसकी वजह से आपको जॉब से निकाल दिया गया, आप अनएम्प्लॉयड हो गए, तो आपके मशीन के लिए जॉब क्रिएट हो गई, आपके लिए जॉब क्रिएटेड ही नहीं है, तो क्या हो गया भाई, आप टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयड हो गए। इस चीज को बोलते हैं हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट इज ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो स्किल रिक्वायर्ड है वो स्किल ही आपके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप इनसफिशिएंट स्किल है आपके पास, दैट मींस यू आर अनएम्प्लॉयड। एंड ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, ओपन ऑब्लिक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सारे समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था फिर कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वो आप समझ गए, लेबर फोर्स क्या है, तो भाई लेबर ही तो अनएम्प्लॉयड होगा, तो उस लेबर फोर्स को आप समझ लेते हैं। लेबर फोर्स कौन है भाई, लेबर फोर्स वो है दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क एंड दे गेट वर्क। समझो इस चीज को, लेबर फोर्स में दो टाइप के होंगे ना अब यहाँ पर, तो वो सर्च कर रहे हैं वर्क के लिए एंड दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे आर एबल टू वर्क, काम कर भी पाएंगे वो, एंड दे ऑल्सो गेट वर्क, अगर उनको काम मिल जाए दैट मीन्स कि दे आर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इफ दे डू नॉट गेट वर्क दैट मीन्स दे आर अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स। इज दैट करेक्ट ना, समझ आया। तो लेबर फोर्स में क्या होगा, लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड लोग भी होंगे, अनएम्प्लॉयड लोग भी होंगे। आई होप कि आपको पता है, यह बात आप क्लियर है। तो दे आर विलिंग टू वर्क, they are able to work and they get work, that means they are employed. If they do not get work, that means they are unemployed. ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरे को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या है भाई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लिख लीजिए भाई, मैं लिख देता हूं यहां पर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर सर्चिंग फॉर वर्क एंड दे आर एबल टू वर्क। ये कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं पूरी पॉपुलेशन में। लेट्स से अगर पूरी पॉपुलेशन है मेरी 135 करोड़ की, मैं मान लेता हूं पूरी पॉपुलेशन है अभी 135 करोड़ की, उसमें लेट्स से 50 करोड़ जो है लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे ऑल्सो आर एबल टू वर्क। तो चलिए 50 करोड़ लोग हैं, तो मैं यहां पर अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालूं, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितना लोग काम करना चाहते हैं उनका एक परसेंटेज निकालूं कि कितना प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत भारतीय ये चाहते हैं, तो वही चीज है कितने प्रतिशत लोग काम करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या आएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकल के आएगा, ये आएगा अप्रॉक्स 37%, मान लेते हैं 37% के अप्रॉक्स आके आएगा। इसका मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन का 37% लोग जो हैं दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर सर्चिंग फॉर वर्क एंड दे आर एबल टू वर्क। अब यहां पर गेट वर्क और डू नॉट गेट वर्क ये अभी मुद्दा नहीं आया, ये मुद्दा जब आएगा जब हम एम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, हम यहां पर ये देख रहे हैं। तो टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग काम करना चाहते हैं ये हम देख रहे हैं, वो काम भी करना चाहते हैं और वो काम कर भी सकते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे आर एबल टू वर्क। विलिंग टू वर्क और सर्चिंग फॉर वर्क एक ही बात हो गई ना, कि आप काम करना चाहते हो, अब तो आप सर्च भी करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आपके मुंह में निवाला आ जाएगा। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है क्या, टोटल लेबर फोर्स डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं। और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से होंगे भाई, 15 to 64, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो लोग होंगे वही यहां पर लेबर फोर्स में काम कर रहे होंगे। 15 to 64 ऑफ एज जो हम लेकर चलते हैं, तो 15 से 64 का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वही लेबर फोर्स में काउंट होगा। तो टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग लेबर फोर्स में हैं, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर सर्चिंग टू वर्क, सर्चिंग फॉर वर्क एंड दे आर एबल टू वर्क। भाई मैंने इतनी बार बोला है कि मुझे ही याद हो गया अब तो, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर इस चीज को हम देखें, इकोनॉमिक सर्वे 2021 का डेटा हम देखें, यहां पर आप डेटा देख रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में सेक्टर वाइज बता रहा हूं, एग्रीकल्चर में 21 करोड़ लोग जो हैं वो जो हैं क्या है लेबर फोर्स में, अदर सर्विसेज में 6.44 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग में 5.9 करोड़, ट्रेड होटल रेस्टोरेंट में 5.85 करोड़,
कंस्ट्रक्शन में 5.71 करोड़, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज कम्युनिकेशन में 2.88 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी वाटर में 0.29 करोड़, माइनिंग एंड क्वायरिंग में, खनन एंड उत्खनन में 0.2 करोड़। तो टोटल कितना है 48.78 करोड़ लोग, यानी इतने लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हमारा लेबर फोर्स क्या है, इतना है। तो लेबर फोर्स है 48.78 करोड़ का। दैट मीन्स कि मैं 50 करोड़ की अप्रॉक्स की जो बात कर रहा था वही एक्चुअल में फिगर्स भी हैं। और इसमें अगर परसेंटेज देखें कि अच्छा ठीक है कि ये टोटल हमारा लेबर फोर्स है, इसमें कितने परसेंट जो एग्रीकल्चर है, तो कितने परसेंट एग्रीकल्चर है, अगर 21 करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर में है, दैट मीन्स कि 44% जो है वो एग्रीकल्चर में है। तो इस तरह से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो कि लेबर फोर्स जितना भी है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा लेबर फोर्स है तो इसमें कितना लोग जो है एग्रीकल्चर में हैं, कितना माइनिंग में है, कितना कंस्ट्रक्शन में है, उन सब का परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। ये परसेंटेज यहां पर दिए भी हुए हैं। एग्रीकल्चर में 44%, अदर सर्विसेज में 13.2%, 12% जो है लेबर फोर्स मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेड होटल रेस्टोरेंट में 12%, कंस्ट्रक्शन में 11.7%, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में 5.9%, इलेक्ट्रिसिटी वाटर में 0.6%, माइनिंग एंड क्वायरिंग में 0.4%। इस तरह से आपने परसेंटेज भी निकाल लिया। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 का डेटा मैंने यूज किया इसीलिए, ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो लेबर फोर्स क्या है, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो वो विलिंग टू वर्क हैं एंड आर एबल टू वर्क, और इसमें सेक्टर वाइज मैंने आपको तोड़ के बता दिया है। तो 50 करोड़ लोग जो हैं वो अप्रॉक्स जो है 50 करोड़ मान के चलते हैं, अप्रॉक्स डेटा लेने में अच्छा लगता है, वो लोग हैं जो हैं वो लेबर फोर्स में हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर हम समझने जा रहे हैं वर्कर्स की कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में नहीं आता है ये चीज कि ऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल फॉर्मल कौन है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम एक 1 बाय 1 करके ये पूरा वर्कर समझते हैं। तो ये लेबर फोर्स है, जो वर्कर्स हैं, लेट्स से जो ये वर्कर्स हैं ये एम्प्लॉयड हैं। तो जब भी हम वर्कर्स बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि इनको काम मिल गया है, सो दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर एबल टू वर्क एंड दे ऑल्सो गेट वर्क, सो दे आर एम्प्लॉयड बेसिकली। तो ये एम्प्लॉयड हैं इस समय। तो वर्कर्स जो एम्प्लॉयड हैं उनको किस कैटेगरी में हम तोड़ते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर 3 कैटेगरी हैं। तो वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनएसओ, तो एनएसओ जो डेफिनेशन देता है उसके हिसाब से वर्कर्स कौन होते हैं। सेंसस 2011 क्या कहता है वर्कर्स कौन होते हैं, और हमारी लेबर मिनिस्ट्री क्या कहती है कि लेबर मिनिस्ट्री क्या कहती है कि वर्कर्स कौन होते हैं। तो वर्कर्स की डेफिनेशन समझने हम जा रहे हैं। 3 लोग हैं कहने वाले, उनके हिसाब से वर्कर्स होते कौन हैं ये हम समझने जा रहे हैं। आई होप कि आप ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वर्कर्स क्या है अकॉर्डिंग टू एनएसओ, तो मॉस्पी के अंदर होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो बता रहा है वर्कर्स कौन है। वर्कर्स की कैटेगरी उसने बताया कि 3 तरीके के वर्कर्स हो सकते हैं। तो वर्कर मैंने आपको बता दिया विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड दे गेट वर्क, तो वो वर्क है उनके पास। एनएसओ कहता है कि 3 तरीके के वर्कर्स होते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी खुद के बॉस होते हैं, आई एम बॉस ऑफ माई सेल्फ, कि जो भी मैं काम कर रहा हूं मैं पूरा मैं ही बॉस हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो मैं क्या हूं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। दूसरा क्या होगा रेगुलर वेज या सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे। तो आप टीसीएस में काम कर रहे हैं, लेट्स से आपको 30,000 की जो सैलरी मिल रही है, तो आप क्या है सैलरीड एम्प्लॉय हैं। तो दूसरा वर्कर कौन है सैलरीड। तो पहला कौन था सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद से आप एम्प्लॉय हैं, आपने खुद का अपना टेम्पो एम्पो लगा लिया है, खुद का स्टॉल लगा लिया है, पानी पूरी खिला रहे हैं आप, तो आप क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप समोसा बना रहे हैं तो आप क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। दूसरा क्या है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, रेगुलर वेजेस मिल रहे हैं, तो आप क्या है रेगुलर वेजेस या सैलरीड एम्प्लॉय हो। तीसरा क्या होता है कैजुअल वर्कर्स। तो वर्कर्स की कैटेगरी क्या है तीसरी कैजुअल वर्कर्स। ये बता कौन रहा है ये याद रखिएगा भाई, ये एनएसओ की कैटेगरी बता रही है, अकॉर्डिंग टू एनएसओ है। ठीक है, तो कैजुअल वर्कर्स क्या है इसके हिसाब से वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या डेली या मंथली बेसिस के लिए जो काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है। तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं वर्कर्स जो है कैजुअल वर्कर्स, ये क्या होता है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए काम करते हैं, आपको काम देंगे, आप इनको वेजेस दोगे, काम खत्म, कैजुअल वर्कर्स होते हैं ये। तो एनएसओ के हिसाब से जो वर्कर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉय या कैजुअल वर्कर्स। तो आप देखे होंगे कि कभी कभी चौराहे में आप जाते होंगे तो कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं, वो डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं, वो क्या होता है डेली बेसिस पे काम करते हैं। आप उनको लेकर जाइए, आप उनको डेली तिहाड़ी जिसे बोलते हैं हम, कि आप दे दीजिएगा भाई कि लीजिए 600 रुपए जो है पूरा दिन भर काम कराइए, आप उनको 600 रुपए दे दीजिए। तो पूरे दिन भर आप काम करेंगे, काम करवाएंगे उनसे, आप उनको 600 रुपए दे देंगे। दे आर बेसिकली कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, समझ रहे हैं, उनकी दशा बहुत खराब भी है। दूसरा बात करते हैं वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के हिसाब से वर्कर्स कौन है। तो वर्कर्स की 2 कैटेगरी उसने बताई, मेन वर्कर्स एंड मार्जिनल वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं, अगर वो 183 डेज से ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, अप्रॉक्स 6 महीने हो गया, 6 महीने से ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, अगर प्रिसाइज जाना चाहें तो 183 डेज से अगर ज्यादा एम्प्लॉयड हैं,
तो एम्प्लॉयड तो वो है ही है, लेकिन यहां पर आ गया कि कितने दिन तक एम्प्लॉयड हैं। तो अगर एक साल में 183 दिन से ज्यादा एम्प्लॉयड हैं तो उनको हम कहेंगे मेन वर्कर्स। क्या बोलेंगे हम उनको? मेन वर्कर्स। अगर वो 6 मंथ से लेस एम्प्लॉयड हैं तो उनको बोलेंगे हम मार्जिनल वर्कर्स, उनको हम बोलेंगे मार्जिनल वर्कर्स। तो ये सेंसस 2011 का डेटा ये बताता है कि मेन वर्कर्स होते हैं और मार्जिनल वर्कर्स होते हैं। मेन वर्कर हम उन्हें कहेंगे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन 183 डेज से ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट है, तो वो मेन वर्कर्स हैं। और जो मार्जिनल वर्कर कौन से हैं? जिनके पास 6 महीने से कम का एम्प्लॉयमेंट है, 6 महीने से कम वो एम्प्लॉयड हैं, तो उनको हम बोलेंगे मार्जिनल वर्कर्स। तो वर्कर्स हम यहां पर बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयड हैं, उन वर्कर्स की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको बेसिकली एनएसओ ने 3 तरह से बांट दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर या सैलरीड एम्प्लॉय या कैजुअल वर्कर्स। और सेंसस 2011 ने कहा है कि मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स कौन होते हैं, ये डेज के हिसाब से उन्होंने बताया कि अगर आप 183 डेज से ज्यादा एम्प्लॉयड हैं तो आप मेन वर्कर हैं, अगर 183 डेज से कम एम्प्लॉयड हैं तो आप मार्जिनल वर्कर हैं। ठीक है, इतना ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहां पर लेबर मिनिस्ट्री का जो ये कैटेगराइजेशन है ये बहुत मजेदार है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लेबर मिनिस्ट्री बताता है कि वर्कर्स जो हैं उसको हम 2 टाइप से तोड़ देते हैं, एक होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में और एक होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब ये तराजू की तरह मैंने इसलिए बनाया है, तो जिस तरफ पल्ला भारी है यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा लोग होंगे इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऐसा टिल्ट बनाया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बनाने का एक रीजन है। तो लेबर मिनिस्ट्री, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स बना दीजिए। भाई मैं आपके लिए खुद बनाकर लाता हूं। अब आप एक एस्पिरेंट है, आप खुद अपने नोट्स नहीं बना सकते हो। आप अपने हैंड रिटन नोट्स जब खुद बनाओगे तब आपको वो चीज महसूस होगी, क्योंकि आपने खुद लिखी है। तो आप जब रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा इंप्रिंट डालेगा। तो पहली बार लिखते समय उसका इंप्रिंट बहुत होगा दिमाग में, तो रिटेंशन कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। दूसरी बात, रिवाइज करते समय वो आपको एलियन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ही लिखा है। तो क्या होगा, आपको जल्दी वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो प्लीज यार नोट्स अपने हाथ से बनाएं। तो लेबर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हो सकते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब यह है कि जो भी कवर्ड होगा अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड में जो कवर्ड होंगे, या इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कवर्ड होंगे, या पीएसयू में कवर्ड होंगे, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे एक्सेप्ट डिफेंस वाले, तो ये जो लोग हैं इनको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो लोग इस यहां पर काम कर रहे होंगे यानी यहां पर कवर्ड होंगे, उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं और ये बेसिकली 9 करोड़ होते हैं। तो ये 9 करोड़ हैं बेसिकली, इतने वर्कर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 9 करोड़ लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये दे आर बेसिकली कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, ईपीएफओ, ईसीआईसी, तो ये सब इसमें कवर्ड हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके पास जो है पूरी सोशल सिक्योरिटीज होगी, ढंग की जॉब होगी, एक वेजेस होंगे, प्रॉपर वेजेस होंगे, इनको काफ़ी ढेर सारी प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इनके पास इंश्योरेंस कवर भी होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो सो दे आर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स। ठीक है, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर 40 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ पर 9 करोड़ लोग के अप्रॉक्स हैं, यहाँ पर 40 करोड़ है, तो वहाँ पर 10 करोड़ मान लो, यहाँ पर अगर 40 करोड़ मान लो तो हो गया 50 करोड़ का, तो हमारा पूरा लेबर फोर्स 50 करोड़ का है। तो उसमें 9 करोड़ के अप्रॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते हैं, बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि अगर एक जगह पर ये इतनी चीज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अलावा बाकी सब जो है अनऑर्गेनाइज्ड है। तो जो वहां पर ऑर्गेनाइज हो गए उन वर्कर्स के अलावा जितने बाकी और बचे सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। कितने हैं? 40 करोड़ के अप्रॉक्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। कौन से होंगे? जो ब्रिक क्लीन वर्कर्स होंगे, जो वो ईंटों की भट्टियों में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हो सकते हैं, बार्बर्स हो सकते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स हो सकते हैं। ये सब क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के ये वर्कर्स हैं। तो यहां पर हमने 2 में तोड़ दिया, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आपने ये समझ लिया कि अनऑर्गेनाइज्ड का पल्ला जो है वो भारी है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादातर हमारा वर्कफोर्स वहां पर है। ठीक है बात, इतना बात समझ गए। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड में भी आते हैं। 9 करोड़ में भी कुछ लोग फॉर्मल हैं, कुछ लोग इनफॉर्मल हैं। कुछ लोग फॉर्मल हैं, कुछ लोग इनफॉर्मल हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 9 करोड़ लोग हैं। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल है। फॉर्मल और इनफॉर्मल को हमने कैसे कैटेगराइज किया है? जिसका अपने बॉस के साथ कुछ फॉर्मल एग्रीमेंट होगा, कुछ कागज होगा, कागज है मेरे पास। तो अगर आपके पास एग्रीमेंट का पेपर है तो आप क्या है? फॉर्मल में है, आप फॉर्मलाइज्ड हैं। अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप क्या है? कागज नहीं है मेरे पास, तो आप क्या है? इनफॉर्मल है।
तो भाई आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो, लेट से आप कंपनी में काम कर रहे हो और आप जो है वहां के सीईओ हो, तो आपके पास एक एग्रीमेंट का पेपर होगा कि भाई आप सीईओ हो, वो पूरा आपके पास जो है वो रिटन में होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, आप फॉर्मल हो। लेकिन वहीं पर हो सकता है ये जो सीईओ का जो ड्राइवर हो उसके साथ कोई एग्रीमेंट ना हो, वो भी ड्राइवर हो, वो भी काम कर रहा है इसी कंपनी में, लेकिन कोई भी पेपर नहीं है, तो वो क्या है, इनफॉर्मल है। क्योंकि ड्राइवर के पास, जो ड्राइवर है सीईओ का, उसके पास कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, वो इसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसी कंपनी में एक आदमी फॉर्मल है और दूसरा इनफॉर्मल है। समझ रहे हो या नहीं? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉर्मल भी लोग हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो फॉर्मल कौन होगा, जिसके पास कागज होगा। इनफॉर्मल कौन होगा, जिसके पास कागज नहीं होगा। कागज नहीं है मेरे पास, रो रहा बेचारा। ठीक है, अब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जो भी ऑर्गेनाइज नहीं है, बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड में भी फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। तो जो ईंट की भट्टी है, हो सकता है उसका जो मैनेजर हो, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ हो, उसके पास एक कागज हो कि देखो मैं मैनेजर हूं इस भट्टी का, तो वो क्या है, फॉर्मल है वहां पर। लेकिन वहां पर जो वर्कर्स होंगे उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तो वो क्या हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। जो ईंटें उठा कर ले जा रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल हो गए। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, दोनों जगह फॉर्मल और इनफॉर्मल लोग हो सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कागज है कि नहीं है, आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट है कि नहीं है। अगर एग्रीमेंट है तो आप फॉर्मल हो, एग्रीमेंट नहीं है तो आप इनफॉर्मल हो। आप बड़ी सी कंपनी में भी इनफॉर्मल हो सकते हो, आप छोटी सी ईंट की भट्टी में भी फॉर्मल हो सकते हो। ये बारीक लाइन समझ में आई? तो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा जाए, तो पहले हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग थे, अप्रॉक्स 9 करोड़ जो था हमारा वर्कर यहां पर था। उसमें भी 4.4 करोड़ जो है था वो फॉर्मल था, और इनफॉर्मल कितना था, 4.8 करोड़। यानी इनफॉर्मल जो वर्कर था वो फॉर्मल से ज्यादा था। यहां पर भी आप देख लीजिए, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इनफॉर्मल वर्कर्स आर मोर देन फॉर्मल वर्कर्स, लेकिन 50-50 का मामला है। ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे तो फॉर्मल बहुत कम है, 0.3 करोड़ ओनली। तो 40 करोड़ में 0.3 करोड़ फॉर्मल है, बाकी सब इनफॉर्मल है। 37.7 करोड़ ये क्या है, इनफॉर्मल है। दैट मीन्स कि अगर मैं कभी गलती से बोल भी दूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि इनफॉर्मल है सारे वर्कर्स, तो एक तरह से ये बात सही है, क्योंकि इतने कम है फॉर्मल, तो मैं अनऑर्गेनाइज को कभी कभी हम बोल देते हैं ऐसे करके, अप्रोक्सीमेट इनफॉर्मल वर्कर्स। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स या इनफॉर्मल वर्कर्स एक ही बात है, वो इसलिए एक बात है, वैसे तो डिफरेंस है, लेकिन इतनी बारीक लाइन है यहां पर कि फॉर्मल बहुत कम है। तो कभी कभी फ्लो में लोग बोल जाते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल वर्कर्स एक ही बात है, वो है भी, थोड़े सी तो हैं, 0.3 फॉर्मल। तो यहां पर तो एकदम ऐसे है, इनफॉर्मल इतनी ज्यादा है, फॉर्मल बहुत कम है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जब भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा तो कोई भी जॉब सिक्योरिटी होगी नहीं। क्या जॉब सिक्योरिटी होगी किसी डोमेस्टिक वर्कर को? क्या कोई जॉब सिक्योरिटी है? क्या कोई आपने एग्रीमेंट साइन किया अपने बाई के साथ? तो जो भी काम वाली बाई आती हैं, अगर आपने उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो वो फॉर्मल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो है लेकिन फॉर्मल है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो वो इनफॉर्मल है। और ज्यादातर लोग करते तो एग्रीमेंट है नहीं, तो वो क्या है, सारे इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है तो आप क्या कभी भी निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो, कभी भी निकाल दो उनको, क्या ही कर लेंगे बेचारे, वो लोग गरीब हैं वैसे भी। तो इसका मतलब क्या है, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोविडेंट का फंड का पैसा नहीं है, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को? जितने बर्तन हो गए उतने बर्तन दे दिया, पता चला पड़ोसियों के बर्तन मिलाकर आपने उन्हीं को दे दिए कि चलो और काम करवा लेते हैं, गरीब है। ये सारी चीजें हैं भाई। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि आप जो है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें भी 40 करोड़ लोग, यानी अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को अगर आप कंपेयर करें तो अनऑर्गेनाइज्ड में ज्यादातर वर्कर्स हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में भी ज्यादातर वर्कर्स जो हैं वो इनफॉर्मल में हैं। यानी हमारा ज्यादातर वर्कफोर्स जो है, अगर मैं आपको कहूं जो एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है, वो जो एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है वो ज्यादातर इनफॉर्मल ही है, फॉर्मल तो बहुत कम है। तो फॉर्मल अगर मैं जोड़ भी लूं 4.4 करोड़ और 0.3, तो क्या आता है यहां पर, 4.7 करोड़ हो गया। इनफॉर्मल अगर मैं जोड़ने पे आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये कम से कम पहुंच जाएगा 40-42 करोड़। तो ज्यादातर यानी 40, अब समझिए इस चीज को, तो ज्यादातर लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ज्यादातर लोग क्या हैं, इनफॉर्मल है, माफ कीजिएगा इनफॉर्मल है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? आई होप कि आप ये बात समझ गए, ये बारीक लाइन जो है वो आप समझ गए। ठीक है भाई,
तो यहां पर आपने ये समझ लिया कि वर्कर्स के टाइप क्या होते हैं, एनएसओ क्या बता रहा है, सेंसस का डेटा क्या बता रहा है, लेबर मिनिस्ट्री क्या बता रही है, ये तीनों चीजें आप समझ गए। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आज इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में और यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।